यह लड़के की गर्लफ्रेंड ने 3 साल बाद उसे धोखा दे दिया और विश्वास नहीं होगा कि वजह क्या थी। शेन युन अमीर और हैंडसम था। वह किसी भी लड़की को अपने पैरों में ला सकता था। उससे कम की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। शेन युन कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की जो वांटिंग के साथ डेटिंग कर रहा था। वह अपनी लग्जरी लाइफ से बिल्कुल प्यार करती थी, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। शेन युन का परिवार कंगाल हो गया। क्या पता है उसके बाद क्या हुआ? उसी दिन जो वांटिंग ने उससे ब्रेकअप कर लिया। उसने कहा कि 3 साल बहुत अच्छे थे, लेकिन अब हम दोनों मेल नहीं खाते। और देखो, उसका नया बॉयफ्रेंड तुरंत उसे लेने आ गया। शेन युन बहुत गुस्से में था, लेकिन उसने अपनी इज्जत नहीं खोनी चाहिए। इसलिए उसने नए बॉयफ्रेंड से कहा, जो वांटिंग बहुत कमाल की लड़की है, उसका बहुत ख्याल रखना। फिर उसने उसकी बेड पर पसंद की सारी बातें बता दी और यह भी कि वह सिर्फ महंगे गिफ्ट्स ही स्वीकार करती है। वह अमीर लड़का भी गुस्से में आ गया। उसने गाड़ी का एक्सीलरेटर दबाया और भाग गया। शेन युन बेवकूफ नहीं था। उसे पता था कि बहुत से लोग सिर्फ उसके पैसे के लिए उसके साथ थे। यहाँ तक कि उसके दोस्त भी उसे छोड़कर चले गए। ठीक उसी पल एक सिस्टम विंडो सामने आई। इसमें दिखा कि शेन युन ने परफेक्ट लाइफ सिस्टम के लिए जरूरी शर्तें पूरी कर ली हैं। नियम बहुत सिंपल थे। जिस भी लड़की में उसमें इंटरेस्ट हो, उस पर अगर वह पैसा खर्च करता है तो उसे उससे 3 गुना ज्यादा पैसा वापस मिलता है। इसके अलावा वह देख सकता था कि कोई लड़की उसमें कितनी इंटरेस्टेड है। उनके सिर के ऊपर एक नंबर फ्लोट करता दिखता था। पहले तो उसे लगा कि वह पागल हो गया है, लेकिन फिर एक कमाल की लड़की ने उसे पुकारा। ये थी ली शियाओ, उसकी कॉलेज टीचर। वह इसलिए आई थी क्योंकि उसने देखा था कि शेन युन का ब्रेकअप हुआ है। वह उसे सपोर्ट करने आई थी। उसने कहा कि उसे नई लव मिल जाएगी। शेन युन ने टीचर के सिर के ऊपर एक नंबर और दिल देखा, यानी यह उसकी एफिनिटी स्कोर थी शेन युन के साथ। तो सिस्टम कोई भ्रम नहीं था। टीचर ने शेन युन को हिम्मत रखने को कहा। उसने कहा कि वह स्मार्ट है, हैंडसम है और बहुत पोलाइट है। अगर उसे किसी भी बात पर बात करनी हो तो वह उसके पास आ सकता है। शेन युन को उम्मीद नहीं थी कि उसकी टीचर इतनी केयर करेगी। वह थोड़ा शर्मा गया। फिर टीचर ने और आगे बढ़कर कहा, वह उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में जानती है। उसने उसे स्कॉलरशिप के लिए साइन अप कराने की ऑफर दी। इस पर शेन युन ने मना कर दिया। कॉलेज से मिलने वाला पैसा उसके कर्ज के समंदर में बस एक बूंद था। टीचर ने अलविदा कहा, लेकिन फिर से याद दिलाया कि अगर उसे किसी भी बात पर बात करनी हो, यहाँ तक कि अपनी लव लाइफ के बारे में भी, तो वह उसके पास आ सकता है। यह एक परफेक्ट मौका था। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और थैंक यू के तौर पर उसे ड्रिंक के लिए इनवाइट किया। वह जाकर मिल्क टी खरीद लाया। उसका बैलेंस 87 युआन था। उसने टी पर 6 युआन खर्च किए और उसे 18 वापस मिले, महसूस करते हुए कि 3 गुना रिफंड असली है। उसके बैंक स्टेटमेंट में दिखा कि उसे 18 युआन कमाए और बैलेंस 99 युआन हो गया। अगर उसके साथ एफिनिटी 60 से ऊपर रहती है और वह पैसे खर्च करता रहता है तो उसे सिस्टम का रिफंड मिलेगा। यह उसके परिवार के कर्ज चुकाने का चांस है। अगर वह इसे सही इस्तेमाल करे तो वे फिर अमीर हो जाएंगे। शेन युन फिर अपने पुराने रूप में लौट आएगा, या इससे भी बेहतर। लेकिन उसका मौजूदा कैपिटल सिर्फ 99 युआन है, जो बहुत कम है। प्रायोरिटी है पर्याप्त स्टार्टिंग कैपिटल जुटाना और सही लड़कियों को ढूंढना जिन पर अपना पैसा खर्च करे। वह सोने में 8,000 जुटा लेता है और लोन से 20,000। उसके पास जो 99 थे, उसके साथ अब उसके पास कुल 49,000 युआन है। ली के लिए वह बस एक कंगाल स्टूडेंट है, और अगर वह चाहता है कि वह महंगा गिफ्ट स्वीकार करे तो उसे सावधानी से काम लेना होगा। 1 घंटे बाद वह 39,000 युआन की एक बैग खरीदने के बारे में सोचता है और फैसला करता है कि कहेगा कि यह नकली है ताकि ली स्वीकार कर ले। उसे नहीं पता कि टीचर का बॉयफ्रेंड है या नहीं, लेकिन वह उसके दरवाजे पर दस्तक देता है और जवाब का इंतजार करता है। जब वह खोलती है तो पूछती है कि शेन क्या कर रहा है, और वह माफी मांगता है कि उसे डिस्टर्ब किया जबकि वह कुकिंग कर रही थी। वह कहता है कि कॉलेज के 3 सालों में उसने उसका इतना ख्याल रखा कि वह उसे थोड़ा सा तोहफा शुक्रिया के तौर पर देना चाहता था। उसे स्वीकार करने को कहता है। ली कहती है कि वह टीचर है और उसका काम सभी स्टूडेंट्स के साथ बराबर व्यवहार करना है। बैग ठुकरा देती है। फिर कहता है कि अगर उसने थैंक्स दिखाने के लिए कुछ न दिया तो वह बुरा इंसान होगा। ली महसूस करती है कि वह मना नहीं कर सकती, वरना युवक को और चोट लगेगी, और कहती है कि उसके बर्थडे पर फेवर लौटा देगी। उसी पल वह उसके घर में घुस जाता है। तभी जो खाना वह बना रही थी वह जलने लगता है। टीचर पूछती है कि क्या उसने खाना खाया है, और कहती है कि वह उसके साथ डिनर के लिए रुक सकता है। वह एफिनिटी बढ़ाने और रिफंड कमाने के लिए उसके करीब रहना चाहता है और ली के बॉयफ्रेंड से प्रॉब्लम नहीं चाहता। उसके पैसे अकाउंट में आ गए और शेन को 1 लाख युआन मिले, जिससे उसका बैलेंस 1,20,000 युआन हो गया। 29,000 युआन की बैग पर 3 गुना रिफंड ने उसे करीब 80,000 युआन का प्रॉफिट दिया। उसने पहले भी 80,000 युआन खर्च किए थे, लेकिन इतनी बड़ी रकम कभी कमाई नहीं थी। यह पहली बार था। यह सब अकेले करके और इतनी कम उम्र में उसे एक अद्भुत जीत का एहसास हुआ।
टीचर ली ने उसे बैठने को कहा और पूछा कि वह इतना बेचैन क्यों है, क्या सोच रहा है। हमारे हीरो ने पूछा कि क्या सिर्फ वे दोनों ही खाना खाएंगे और ली शियाओ का बॉयफ्रेंड कहाँ है, लेकिन टीचर ने कहा कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। उसी पल लड़का टीचर की किचन एप्रन खोलने में मदद करता है। थोड़ा शर्माते हुए टीचर कहती है कि जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे हीरो ने पल भर में सब संभाल लिया। तभी टीचर की छोटी बहन ली मंग दिखाई दी, जो नाराज थी और उन दोनों की रोमांटिक पोज देखकर पूछती है कि वे क्या कर रहे हैं। शेन कहता है कि वे कुछ नहीं कर रहे। ली शियाओ पूछती है कि वह इतनी देर क्यों लगाई और मंग को उनके साथ खाने को कहती है। इस तरह वह अपनी छोटी बहन से इंट्रोड्यूस करती है और शेन युन उसे ग्रीट करता है, लेकिन ली मंग कहती है कि उसे अच्छा नहीं लग रहा, जिससे माहौल भारी हो जाता है। असहज महसूस करते हुए हमारे हीरो कहता है कि वह आने से पहले ही खाना खा चुका है और कॉलेज वापस जाने का फैसला करता है। टीचर को अजीब लगता है क्योंकि अभी अभी तो उसने कहा था कि उसने खाना नहीं खाया। ली मंग अपनी बहन से कहती है कि वह कुछ करने की कोशिश कर रहा है और शियाओ कहती है कि वह बस एक स्टूडेंट है। छोटी बहन सोचती है कि एक स्टूडेंट का टीचर को पटाने की कोशिश करना गलत है और शियाओ कहती है कि वह गलत समझ रही है। यून सोचता है कि अब पैसा किस पर खर्च करे, क्योंकि ली और उसके बीच टीचर स्टूडेंट का रिश्ता है, लेकिन वह जो वांटिंग जैसी नहीं है, जो सिर्फ पैसे में इंटरेस्टेड थी। अचानक भीड़ के बीच एक आदमी उससे टकराता है। वह देखता है कि वह लाओ हुआंग है। उसे अजीब हरकत करते और बहुत कांपते देखकर वह पूछता है कि क्या हुआ। वह अपने दोस्त को बताता है कि उसकी सपनों की रानी उस कमीने ली जियानपिंग के साथ मूवी देखने गई है। यह शेन युन का रूममेट हुआंग हेबाओ है। मिन हुई सेकंड ईयर की सबसे खूबसूरत लड़की है और उसने कभी उसके रूममेट से बात तक नहीं की थी। शेन हंसते हुए हुआंग से कहता है कि मजाक बंद करो, क्योंकि तभी दो लड़कियां उनके पास आती हैं। हेबाओ उम्मीद में बना रहता है, क्योंकि लड़की एक लड़के के साथ मूवी देखने गई थी, लेकिन इससे कुछ गलत नहीं लगता। यून जानता है कि जब तुम किसी लड़की से इतना प्यार करते हो कि खुद को नीचा दिखाने लगते हो तो अच्छा अंत नहीं होता। अचानक उसे एक लड़की के साथ 70 एफिनिटी पॉइंट्स दिखते हैं, जो टीचर से भी ज्यादा है। लड़कियां बात करती हैं कि शेन युन को उसकी गर्लफ्रेंड ने डंप कर दिया। दोनों फुसफुसाती हैं और उसकी गॉसिप करती हैं। वे कहती हैं कि सेमेस्टर की शुरुआत में उसे पास आने को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए था, खासकर ड्रिंक्स पे करने की बात, क्योंकि अमीर आदमी घमंडी होता है और अब बैंकरप्ट होने के बाद भी वह खुद को बड़ा समझता है। लड़की सोचती है कि अच्छा हुआ कि वे अब साथ नहीं हैं और 3 साल बाद डंप होना अच्छा है। शेन आखिरकार किसी ऐसी लड़की को ढूंढता है जिसे वह वैल्यू देता है और जो प्रॉफिट दे सकती है, लेकिन नंबर गिरने लगते हैं, इसलिए वह खड़ा नहीं रह सकता जबकि उसके पॉइंट्स कम हो रहे हैं। वह अपने दोस्त से पूछता है कि अगर वह और मिन हुई साथ आए तो क्या उसे बुरा लगेगा। दोस्त कहता है कि मेरी सपनों की रानी के साथ उसका कोई चांस नहीं, क्योंकि अब वह प्ले बॉय नहीं रहा, जिसके पास कभी BMW भी थी। सीरियसली हेबाओ के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। शेन कहता है कि यही सुनना चाहता था और वह दौड़कर उस लड़की की तरफ जाता है ताकि उससे बात कर सके। वह अचानक लड़की के पास पहुंचता है और उसकी दोस्त उसकी रक्षा करने की कोशिश करती है। हालांकि हमारा नॉटी हीरो जानना चाहता है कि क्या वह फ्री है, क्योंकि उसने एक सुशी रेस्तरां में टेबल बुक कर लिया है। लड़की को डिनर के लिए इन्वाइट करते हुए वह पूछती है कि क्या शेन उसे डिनर पर ले जाना चाहता है। उसकी दोस्त चेतावनी देती है कि वहाँ प्रति व्यक्ति कम से कम 1000 का खर्चा है और सोचती है कि उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे। डिनर के बाद वह उसके साथ वॉक करना चाहता है और अपनी बहन के लिए बर्थडे प्रेजेंट खरीदने में मदद मांगता है। वह दोपहर तक कंफर्म करने को कहता है और अगले दिन तक संपर्क में रहने की बात करता है। लड़की को अजीब लगता है क्योंकि पहले वह ली के साथ सिनेमा गई थी और अब शेन युन के साथ डिनर पर जा रही है। उसकी दोस्त कहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यह टॉप टियर जापानी रेस्टोरेंट है और भले ही वह घमंडी हो लेकिन हैंडसम है। डिनर से कुछ खोने वाली नहीं है और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो दोस्त मैसेज से मदद कर सकती है। अगले दिन शाम को दोनों जापानी रेस्टोरेंट में एंटर करते दिखते हैं। अचानक वेटर दोनों के लिए डिशेज लाने लगता है और वे बहुत शानदार हैं। लड़की कहती है कि उसकी फैमिली की सिचुएशन आसान नहीं है और इतना खर्च करने की जरूरत नहीं। वह कहता है कि चिंता न करे, क्योंकि इस जगह का जापानी खाना हर पैसे के लायक है। उसके एटीट्यूड को देखकर वह जानता है कि 2 महीने से पोकर नहीं खेला है और उसे शांत रहना होगा। वह शेन से पूछती है कि क्यों उसे डिनर पर इनवाइट किया और बहन के प्रेजेंट में मदद क्यों मांगी। हमारा हीरो कहता है कि वह हमेशा से उसे डिनर पर ले जाना चाहता था, बस सही मौका नहीं मिला था। वह नोटिस करता है कि एफिनिटी लेवल गिरने लगता है और सोचता है कि उसे जवाब पसंद नहीं आया। बेसिक ट्रेनिंग के दौरान वह हमेशा ड्रिंक्स पे करती थी और मैसेज पर बात होती थी। जब लड़की को पता चलता है कि वह यह सब याद रखता है तो एफिनिटी लेवल बढ़ जाता है। हमारा हीरो कहता है कि वह यह भूल नहीं सकता और एफिनिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए वह शांत रहने का फैसला करता है जब तक एफिनिटी लेवल 70 तक पहुंच ना जाए। 40 मिनट बाद वह बिल पे करने जाता है, जो टोटल बिल 2920 होता है, लेकिन डिस्काउंट से थोड़ा कम हो जाता है। इसी बीच हमारे हीरो कार्ड स्वाइप करके बिना कुछ कहे बिल पे कर देता है।
वह नोटिस करता है कि मिशन शुरू हो गया। वह 72 पर थी, अब 76 एफिनिटी लेवल पर है। इस तरह सिर्फ एक डिनर से उसने 10,000 युआन कमाए। यह उसके लिए सचमुच कमाल का था। जितना ज्यादा वह उसे देखती है उतना ज्यादा पसंद करती है। जरूर उसके पैसे की ताकत है। बहुत खुश होकर लड़की उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि बहन के प्रेजेंट के लिए मॉल चलें। वे शहर के शॉपिंग सेंटर पहुंचते हैं और वहां उसकी एक्स को एक लड़के के साथ देखते हैं। जो वॉनेटिंग चिढ़ जाती है क्योंकि कल ही ब्रेकअप हुआ था और शेन युन पहले ही किसी और लड़की के साथ है। उसका मौजूदा बॉयफ्रेंड सोचता है कि वह इतने पैसे यहाँ कैसे खर्च कर रहा है। वह एक एक्सप्लॉइटेड वर्कर है जिसने जो वॉन्टिंग को पटाने के लिए कई बैग्स खरीदे थे। इसी बीच हमारे हीरो के कर्ज से भरे होने के बावजूद भी कई लड़कियां उसके आसपास हैं। वह मिनहुई से कहता है कि पहले दूसरी दुकानों में देख लें ताकि अच्छा गिफ्ट चुन सकें। उसकी एक्स का मौजूदा बॉयफ्रेंड कहता है कि वे घूम सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ खर्च नहीं होता। जो वॉन्टिंग हमारे हीरो से सामना करती है और पूछती है कि यह औरत कौन है। शेन युन कहता है बहन के लिए प्रेजेंट खरीदने आया है। वह कमीना कहता है कि टॉय होलसेल स्टोर पर चला जाए क्योंकि मॉल में कुछ खरीदने के पैसे नहीं हैं। उसकी एक्स मिनहुई के सामने आ जाती है और बिना जाने चेतावनी देती है कि वह उसे धोखा देने की कोशिश करेगा। युन आगे बढ़ता है और कहता है कि इसका मिनहुई से कोई लेना देना नहीं है और उसने उसे कभी धोखा नहीं दिया। जो वॉनेटिंग का मौजूदा बॉयफ्रेंड जुन कहता है कि वह जू से ऐसे बात नहीं कर सकता। इसके अलावा वह बैंकरप्ट और कर्ज की सिचुएशन पर कमेंट करता है। कहता है कि उसे अमीर बनने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। हमारे हीरो को दोनों से घिन आती है और सोचता है कि वे दोनों एक दूसरे के लायक हैं। बेहतर है कि वे साथ रहें। सिस्टम में एक मिशन है कि अगर दूसरों की नेगेटिव इमोशंस उसके कारण बढ़ती है तो उसे रिवॉर्ड मिलता है। पहले तो वह उन्हें डिग्निटी देना चाहता था और पब्लिक में ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहता था, लेकिन उन्होंने उसे उकसाया। इसलिए हमारा हीरो अब सिस्टम के मिशन का फायदा उठाएगा। अब कोई वजह नहीं कि वह पीछे हटे। वह मिनहुई के साथ चलता है और कहता है कि वे अंदर एक स्टोर में चलें और देखें। स्टोर में एक महिला उसे याद करती है कि वह पहले लॉयल कस्टमर था, लेकिन अब वह बैंकरप्ट एक्स रिच लड़के को सर्व नहीं करना चाहती। वह सोचती है कि वह बस ट्राई करके कुछ नहीं खरीदेगा, लेकिन बॉस के दबाव में वह शेन को सर्व करने जाती है। जो अपने बॉयफ्रेंड जुन से कहती है कि पे करो और स्टोर अटेंडेंट उसके पास जाती है। स्टोर की दूसरी सहकर्मी को यह पसंद नहीं कि हमेशा लॉयल कस्टमर्स को दूसरी सर्व करती है और प्रॉब्लम वाले उसे मिलते हैं। वह बैग पैक करती है, कहती है कि उसका टेस्ट बहुत रिफाइंड है और एक्सेसरीज उसकी स्टाइल से परफेक्ट मैच करती हैं और टोटल 1 लाख युआन है। इसी बीच शेन युन मिनहुई से कहता है कि बैग चुनने में संकोच न करे। वह एक बैग की तरफ इशारा करती है और कहती है कि उसे यह पसंद आया, जिसमें यूथफुल डिजाइन है जो उसकी बहन को बहुत पसंद आएगा। अटेंडेंट अनमने ढंग से कहती है कि दोनों बैग्स मिलाकर 50,000 युआन से ज्यादा होंगे और महंगा पड़ेगा। दूसरी तरफ जुन 1 लाख युआन के बैग से शॉक्ड है। उसे तो 20,000 भी बहुत लग रहा था। जो वॉन्टिंग जुन से कहती है कि जल्दी पे करो और अपनी परचेजिंग पावर दिखाओ, लेकिन असल में उसके कार्ड में इतने पैसे नहीं है। शेन युन कहता है कि वह 2 बैग्स और जो वॉन्टिंग द्वारा रेकमेंडेड एक्सेसरीज लेना चाहता है। यह सुनकर सब शॉक्ड रह जाते हैं, जिसमें मिनहुई और स्टोर अटेंडेंट भी शामिल है, जो सोचती थी कि शेन युन बैंकरप्ट है। आखिरकार अटेंडेंट कहती है कि बैग्स और एक्सेसरीज मिलाकर टोटल 130,000 युआन होगा। डिनर के रिफंड के ठीक बाद शेन युन के पास ठीक इतनी रकम है और वह कार्ड से पेमेंट कर देता है। अटेंडेंट आइटम्स लेने जाती है और मन ही मन सोचती है कि उसे सर्व करने में वक्त बर्बाद हुआ। वह नहीं सोचती कि शेन युन अब भी पहले जैसा जनरस और केयर फ्री है, जो 1,30,000 युआन का सेट चुन ले। जो वॉनेटिंग गुस्से में आ जाती है और पूछती है कि पैसा कहां से आया, क्योंकि शेन युन तो कंगाल है, क्या उसने लोन लिया है? शेन युन कहता है कि जो वॉन्टिंग उसके बारे में जो चाहे सोचे, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही वह नोटिस करता है कि जून ने 20,000 युआन का बैग खरीदा है, जो वॉन्टिंग के लिए कुछ भी नहीं है। जो वॉनेटिंग जून से कहती है कि अपनी परचेजिंग पावर दिखाओ, लेकिन असल में जून ने A8 कार लोन पर ली है और वह यह बात नहीं बता सकता। जून महसूस करता है कि शेन युन ने उसकी कमजोरी पर वार किया है। वह कहता है कि उसे कॉल का जवाब देना है और जाने लगता है। जून नाटक करता है कि फोन पर बात कर रहा है और कहता है कि मिलियन से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स उसके बिना तय नहीं होते। दोनों ह्यूमिलिएटेड होकर चले जाते हैं और शेन युन के नेगेटिव इमोशन पॉइंट्स बढ़ जाते हैं, जिससे उसका टारगेट पूरा हो जाता है। अब उनके साथ बहस करने की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि मिशन पूरा हो चुका है। शेन युन बैग लेता है और मिनहुई को देता है, कहता है कि यह तुम्हारे लिए है, लेकिन मिनहुई कहती है कि यह बहुत महंगा है। शेन युन कहता है कि यह बस एक बैग है। मिनहुई थैंक यू कहती है, लेकिन शेन युन कहता है कि इतनी जल्दी थैंक यू मत बोलो, क्योंकि बाकी सारे गिफ्ट्स भी तुम्हारे हैं। मिनहुई पूछती है कि क्या यह बहन के लिए है, और वह कहता है कि बहन को यह पसंद नहीं आएगा, जबकि तुम्हें बैग्स बहुत पसंद हैं। अगर वह यह बहन के लिए खरीदेगा तो वह उसे फिजूल खर्ची के लिए डांटेगी, इसलिए बैग्स शुरू से ही मिनहुई के लिए हैं। मिनहुई सोचती है कि पूरा सेट बहुत ज्यादा है
और उसे लालची लगने का डर है। शर्माते हुए वह कहती है कि वह गिफ्ट स्वीकार नहीं कर सकती। एमसी जोर देता है और कहता है कि चिंता मत करो, आखिरकार यह तो बस शुरुआत है और उनके पास अभी बहुत समय है। अगर वह मना करेगी तो उसे बुरा लगेगा। यह कहने के बाद सिस्टम दिखाता है कि उसने लिमिटेड टाइम मिशन पूरा कर लिया है और उसे 7,86,000 युआन एफिनिटी रिवॉर्ड के रूप में मिलते हैं। उसे अपनी मनी ट्री का ख्याल रखना है ताकि लड़की के साथ एफिनिटी कम ना हो। वह उसे कहता है कि स्कूल वापस चलें क्योंकि देर हो रही है। भले ही वह आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन जानता है कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, चीजों को नेचुरली होने देना चाहिए। ली के दोस्त सोचते हैं कि उसने कमाल कर दिया कि लड़की के कमरे में घुस गया और क्लास ब्यूटी को जीत लिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ली ऐसा करेगा और वे उसके घर पर डिनर से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। वे बार बार दोहराते हैं कि ली लड़की के साथ मूवी देखने गया था, इसलिए पूरी स्कूल को पता है। हमारा हीरो अपने रूममेट से कहता है कि ली के दिन गिने चुने हैं और फंग मिनहुई ली के साथ नहीं रहेगी। रूममेट कहता है कि फंग मिनहुई ने शेन यून के साथ बाहर जाने से मना किया था और इससे साफ है कि वह सच में ली के साथ है। एमसी कुछ नहीं कहता और अपना बैलेंस चेक करने लगता है। उसे पता चलता है कि उसके पास अगले दिन घर जाने के लिए काफी पैसे हैं। जब एमसी घर पहुंचता है तो उसके अंकल शेन्याओ सबको बताते हैं कि वह घर आ गया है। लिविंग रूम में उसके पिता कहते हैं कि वे बात कर रहे हैं और एमसी को अपने कमरे में जाने को कहते हैं, जबकि पिता अंकल से डिस्कस करते हैं। पिता और समय मांगते हैं क्योंकि कुछ सामान का पेमेंट मिलेगा और वह अपने भाई को जो उधार है उसका कुछ हिस्सा लौटा पाएंगे। माँ कहती है कि पिता इस तरह जिंदगी नहीं जी सकते। जब उनके पास कार वॉश खोलने के पैसे नहीं थे तब भाई ने उन्हें 3 लाख उधार दिए थे। अब जब उन्होंने अंकल से 2 लाख लिए तो वह सब कुछ वापस मांग रहा है। पिता खुद का बचाव करते हैं कि अंकल के भी अपने प्रॉब्लम्स हैं और अगले कुछ दिनों में अंकल के पास कोई अर्जेंट खर्च नहीं है। पिता सुझाव देते हैं कि कुछ गोल्ड ज्वेलरी बेच दें और जब फिर पैसे आएंगे तो वापस खरीद लेंगे। माँ कहती है कि अब यह वापस खरीद लेंगे वाली बात नहीं सुनना चाहती और कर्ज को प्रायोरिटी देनी होगी। सिस्टम एमसी को बताता है कि परफेक्ट लाइफ में कोई कर्ज नहीं होना चाहिए और उसका मिशन है परिवार के सारे कर्ज चुकाना। इस मिशन का रिवॉर्ड यह है कि जैसे ही कर्ज पूरा चुक जाएगा उसे उस रकम का 2 गुना मिलेगा। यह मिशन ठीक समय पर आया था और वह पहले से ही पिता के मन का बोझ हल्का करना चाहता था। माँ को सालों में मिली सारी ज्वेलरी 10,000 युआन की है। एमसी कमरे से बाहर निकलता है और माता पिता से कहता है कि उसके पास पैसे हैं। यह सुनकर माता पिता कहते हैं कि मजाक करने का समय नहीं है और उसके पास जो खाने पीने के पैसे हैं वे किसी काम के नहीं। लेकिन वह सीरियस है और कहता है कि उसके अकाउंट में पैसे हैं। माता पिता देखते हैं कि उसके पास 2 लाख युआन हैं। वे शॉक्ड हो जाते हैं और पूछते हैं कि इतने पैसे कहां से आए। वह कहता है कि आपने जो पॉकेट मनी दिया था उसे मैंने हरदम बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया, जो हाल में बहुत बढ़ गए हैं। वह सोचता है कि क्या यह बहाना चलेगा, क्योंकि सच में उस समय अच्छा पॉकेट मनी मिलता था। बहाना काम कर जाता है और माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि मुश्किल वक्त में वे बच गए। वे फैसला करते हैं कि अंकल का कर्ज चुकाया जाए, इसलिए अंकल को जल्द से जल्द घर से निकाल दें। वे कहते हैं कि कर्ज चुकते ही बाहर निकल जाएं और परिवार से कम बात करें। शेन याओ अपनी भाभी की आक्रामक बातों से नाराज हो जाता है। अंकल को घर से निकाल दिया जाता है और उन्हें पता है कि उनके भाई पर लगभग 10 करोड़ का कर्ज है। इसलिए अंकल सोचते हैं कि शेन ने इतना बड़ा कर्ज इतनी जल्दी कैसे चुका दिया और अभी भी उसके पास और पैसे हैं।